मैंने जैसे ही खिड़की से झांक कर देखा तो सामने बड़े भैया को मैंने ऐसी अवस्था में देखा जिसे देख कोई भी बहन डूब मरने की सोचेगी। लेकिन मैं क्या करती, ये मेरी मजबूरी थी। तभी अंदर से उस औरत के रोते हुए कुछ कहने की आवाज मुझे सुनाई दी। मुझे उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, लेकिन हाथ दिख रहे थे जो कि जुड़े हुए थे। शायद वो भाई से रहम की भीख मांग रही थी। लेकिन मेरा भाई तो अपनी इच्छाओं में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपनी हसरत के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि उसका ये खेल खत्म हो गया है, लेकिन उसने तो उसके आगे जो हरकत की, मेरे होश ही उड़ गए। मेरा नाम सुनैना है। मेरी बीएड की डिग्री जब कंप्लीट हुई तो मैं वापस अपने घर लौट आई थी। इतने सालों से मैं बाहर हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई कर रही थी और इसीलिए अपने घर लौटने की खुशी मुझे बहुत ज्यादा थी। हालांकि थोड़ा दुख भी था, क्योंकि अब मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। पहले जब भी घर लौटती थी तो मम्मी पापा मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे होते थे, लेकिन अब वो खुशी मुझे नसीब नहीं होती। लेकिन फिर भी घर पहुंचने पर ऐसा एहसास होता है कि जैसे हर वक्त आसपास मम्मी पापा मौजूद हैं। उनके कमरे में जाकर उनकी चीजों को छूकर उन्हें महसूस करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है और भाभी है और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मेरी भाभी का नाम सुमन है और भैया का नाम विकास, और दोनों प्यारे बच्चों का नाम रितेश और प्रिया। मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है। घर के ठीक सामने ही मेरे ताऊ जी के बेटे अजीत का घर बना हुआ है। वो भी अपनी पत्नी सुलेखा और एक बेटी दीप्ति के साथ रहते हैं। घर पहुंचते ही सबसे पहले मेरी आंखें भाभी और बच्चों को ढूंढने लगी थीं, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि शायद भाभी बच्चों को स्कूल लेने गई होंगी, इसीलिए उन लोगों में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तुरंत ही भागकर भैया के कमरे में गई तो देखा कि भैया अपने मोबाइल में किसी काम में बिजी थे। जैसे ही मैंने उन्हें पुकारा तो वो एकदम से चौंक गए। फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाली हो। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। अगर बता देती तो फिर ये जो खुशी आप लोगों के चेहरे पर मैं देख रही हूँ वो कैसे देखती। अभी देखना, जैसे ही भाभी और बच्चे मुझे यहाँ देखेंगे वो भी दंग रह जाएंगे। इतना कहकर जैसे ही मेरी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि सामने दीवार पर मेरी भाभी की तस्वीर टंगी थी जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। मैंने भैया से कहा कि ये क्या है भैया, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी भाभी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर तो मैं धम्म से बेड पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा कि ये कब हुआ और कैसे हुआ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने एक साथ कई सारे सवालों की झड़ी भैया पर लगा दी। भैया कहने लगे कि मैंने तुम्हें बस इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम वहां अपनी पढ़ाई कर रही थी और बेकार में ही परेशान हो जाती। मैंने कहा कि आपको ये बेकार की बात लगती है। मेरी भाभी इस दुनिया में नहीं रही, मैं उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाई, और आप कह रहे हैं कि ये बात इतनी जरूरी नहीं थी कि आप मुझे बताते। तो भैया इस पर कहने लगे कि तुम्हारी भाभी के बारे में अगर मैं तुम्हें बता भी देता तुम भी उससे मिल नहीं पाती। तुम क्या, हम में से कोई भी उनसे नहीं मिल पाया। मैंने हैरानी से उनसे पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो भैया कहने लगे, दरअसल तुम्हारी भाभी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये सुनकर के तो मुझे बहुत गहरा झटका लगा था। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, मेरी भाभी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। भला उनके जीवन में क्या कमी थी, आप उनसे इतना प्यार करते हैं, उनके इतने प्यारे प्यारे छोटे बच्चे हैं, वो तो बहुत खुश थीं, तो फिर वो भला ऐसा क्यों करेंगी। भैया कहने लगे कि मुझे भी पहले यही लग रहा था। जब तुम्हारी भाभी ये घर छोड़कर गई तो मुझे पहले तो समझ ही नहीं आया कि वो अचानक से कहाँ चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पुलिस ने भी उसे बहुत ढूंढा। धीरे धीरे इसी तरह से एक हफ्ता बीत गया, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चला। फिर मुझे एक नोट मिला जो तुम्हारी भाभी ने ही लिखा था। मैं उसके जाने से इतना परेशान था कि मैंने घर में इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि हो सकता है
वो मेरे लिए कोई मैसेज छोड़कर गई हो। मैंने फिर वो नोट पुलिस को दे दिया। उसमें उसने साफ लिखा था कि वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ करने जा रही है और उसे ढूंढने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो समुद्र में चली जाएगी और वहां तो कोई भी मिलता ही नहीं। काफी टाइम तक तो पुलिस को मुझ पर ही शक रहा कि जरूर मेरी वजह से ही तुम्हारी भाभी ने ऐसा कदम उठाया होगा। लेकिन फिर एक दिन मुझे उसके लॉकर से कुछ मेडिकल के कागज मिले, जिनमें साफ लिखा था कि उसे एक ऐसी गंभीर बीमारी हो गई थी जो कभी भी ठीक नहीं होने वाली थी, जिस वजह से वो परेशान भी रहती थी। पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब सारे सबूत मेरे सामने आए तब एक एक करके मुझे सब बातें समझ आने लगी। मैं उसे अक्सर परेशान देखता था और पूछता रहता था कि उसके मन में क्या चल रहा है, पर वो कोई न कोई बहाना बना देती थी। उसने मुझे कभी अपने ऊपर बीती तकलीफ के बारे में बताया ही नहीं और फिर एक दिन अपनी बीमारी से तंग आकर वो हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। ये सब सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और भैया भी बेचारे आंसू बहाने लगे। भैया बोले, अब तो तुम्हारी भाभी को गए हुए लगभग 4 से 5 महीने हो गए हैं। धीरे धीरे मैंने और बच्चों ने तुम्हारी भाभी के बिना जीना सीख लिया है। मैंने एक औरत को बच्चों की देखभाल के लिए रख लिया है, क्योंकि मुझे ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं मिलती है। कभी कभार ही मेरी छुट्टी होती है। मैंने भैया से कहा कि आप मुझे वो पेपर्स दिखाइए, मैं भी तो देखूं कि भाभी को क्या बीमारी थी। तो भैया कहने लगे कि क्यों तुम बेकार में वही सब पुरानी चीजें देखोगी। मैं जैसे तैसे उन बातों को भुला पाया हूँ। एक बार फिर से मैं इस गम में नहीं जीना चाहता। मुझे भैया की बात ठीक लगी। मैंने सोचा कि अगर मैं फिर से वही सब देखूंगी तो भैया के जख्मों को कुरेदने का काम करूंगी। वैसे भी अब भाभी तो जा ही चुकी हैं, मेरे ये सब करने से वो वापस तो नहीं आ जाने वाली। मैंने अपना सामान अपने कमरे में रख लिया था, लेकिन भाभी के बिना ये घर बिल्कुल सूना था। 1 घंटे के बाद रिक्शे से बच्चे वापस आ गए थे। मैंने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो दोनों के चेहरे लटके हुए थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें आवाज दी तो वो खुशी से खिल उठे और दौड़कर मेरे गले लग गए। बेचारे बिन माँ के बच्चे मुझे गले लगाते ही रोने लगे। कहने लगे, बुआ अच्छा हुआ आप आ गईं। आपको पता है माँ हमें छोड़कर चली गई, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उन मासूम बच्चों के सवाल सुनकर मेरा कलेजा फटने को हुआ। मैंने उनके आंसू पोंछे और उन्हें हिम्मत देते हुए कहा कि शायद तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी तो उनकी भगवान को जरूरत होगी, तभी उन्हें जाना पड़ा। लेकिन तुम दोनों को अपनी माँ के हर सपने को पूरा करना है और खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैंने सोच लिया था कि अब मैं दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा करूंगी। शाम को मैं सुलेखा भाभी से मिलने के लिए उनके घर गई। मुझे देखते ही वो खुशी से खिल उठी, लेकिन उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो न जाने कितने महीनों से बीमार हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाभी क्या बात है, तो वो कहने लगी कि कुछ नहीं, बस अंदरूनी बुखार रहता है। उनकी बात सुनकर मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा कि तो आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती। इस पर वो कहने लगी कि मैं दिखा रही हूँ, लेकिन दवा भी तो धीरे धीरे ही असर करेगी ना। और फिर मेरी छोड़ो, तुम बताओ, अब तो तुम यहीं रहोगी ना, वापस हॉस्टल तो नहीं जाओगी ना। मैंने कहा नहीं भाभी, अब मैं यहीं पर रहकर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूंगी, क्योंकि कुछ महीनों के बाद ही वैकेंसी आने वाली है। ये बात सुनकर भाभी खुश हो गई। मैंने उनसे कहा कि आपने भी एक बार मुझे फोन करके सुमन भाभी के बारे में नहीं बताया, तो उनका चेहरा लटक गया। वो कहने लगी कि मैं क्या करती, मुझे विकास ने सख्ती से मना कर दिया था, और फिर इधर अजीत ने भी यही कहा कि जब वो खुद चाहता है कि उसकी पत्नी के बारे में किसी को भी ना बताया जाए, तो फिर हमारा इतना हक नहीं बनता कि हम उसके निजी मामले में बोलें। बस इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मुझे आज तक यकीन नहीं होता कि सुमन हम लोगों को यूं इस तरह से छोड़कर चली गई है। वो मुझसे अपनी हर बात शेयर किया करती थी, लेकिन उसने मुझे भी कभी ये नहीं बताया कि उसे इतनी गंभीर बीमारी है। सारा दर्द वो अकेले ही झेलती रही। ये कहकर सुलेखा भाभी भी रोने लगी। मैंने तुरंत ही सुलेखा भाभी का हाथ अपने हाथ में लिया और उनसे कहा, भाभी, लेकिन जो गलती सुमन भाभी ने की है
वो कभी आप मत करना। हमेशा याद रखना, आपकी हर मुसीबत में आपकी ये नंद हमेशा आपके साथ है। आप मुझे हमेशा अपनी बहन समझना। कभी भी कोई भी कैसी भी बात हो, मुझसे कभी भी मत छुपाना। मेरे इतना कहते ही भाभी ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, तुम्हारे आने से मैं सच में बहुत खुश हूँ। अगले दिन से मैंने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सारी स्ट्रेटजी तैयार कर ली और उसके हिसाब से ही अपने पूरे दिन का रूटीन बना लिया था। और साथ ही मैं बच्चों का भी ख्याल रखती थी। हालांकि जिस औरत को भैया ने घर पर बच्चों की देखभाल के लिए लगाया था, उसके आने से मुझे काफी आराम था। लेकिन मैंने नोटिस किया था कि बच्चे हर वक्त बहुत चुपचाप से रहते थे, जबकि पहले यही बच्चे हर वक्त घर में धमा चौकड़ी मचाए रहते थे। लेकिन अब तो उनकी आवाज तक सुनाई नहीं देती। मैं जानती थी कि बिन माँ के बच्चे शायद ऐसे ही हो जाते हैं। भाभी ने अचानक से ऐसा कदम उठाया था कि उन्होंने अपने बच्चों का बचपन ही छीन लिया था। कम से कम किसी के बारे में ना सही, लेकिन अपने बच्चों के बारे में तो एक बार उन्हें सोचना चाहिए था। लेकिन खैर, शायद उन पर भी बहुत दबाव होगा, वरना कोई भी माँ अपने बच्चों को छोड़कर यूं नहीं जाती। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मैंने एक बहुत अजीब बात नोटिस की थी कि जब से मैं आई थी तब से मैंने देखा था कि भैया बहुत दुखी थे। उन्हें भाभी के जाने का बहुत गम था। लेकिन जिस तरह की वो हरकतें करते थे, आए दिन पार्टीज करना, शराब पीकर आना, और तो और मैंने कई बार उन्हें फोन पर किसी लड़की से बात करते हुए भी सुना था। उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने भाभी को बिल्कुल भुला ही दिया है। वो हर वक्त अपने फोन पर लगे रहते, न जाने किससे चैटिंग करते रहते थे। जब भी कुछ पूछो तो यही कहते कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने सोचा कि शायद भैया धीरे धीरे भाभी को भूलने लगे हैं और हो सकता है कि उन्हें कोई और पसंद आ गया हो। वैसे तो इसमें कोई खराबी नहीं थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे भतीजे भतीजियों के लिए भैया सौतेली माँ लेकर आए। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर इस बात को मैं हद से ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखूंगी तो फिर मैं खुद ही भैया से इस बारे में बात करूंगी। एक दिन मैं बैठकर पढ़ रही थी कि तभी सुलेखा भाभी और दीप्ति दोनों मुझसे मिलने के लिए आए। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गई। हम दोनों लोगों ने मिलकर पकौड़ियाँ तैयार की और फिर हंसी खुशी साथ में बैठकर खाने लगे। तभी अचानक मेरी नजर उनकी गर्दन पर एक जले हुए निशान पर पड़ी। मैंने भाभी से कहा कि आप यहाँ कैसे जल गईं? तो वो एकदम से हड़बड़ा गई और लड़खड़ाती जुबान से कहने लगी कि वो जब मैं खाना बना रही थी उस वक्त मैं जल गई। मैंने कहा कि खाना बनाते हुए आप गर्दन के पास कैसे जल गईं? तो वो कहने लगी कि दरअसल उस वक्त मैंने कढ़ाई में तलने के लिए जैसे ही कुछ डाला, वो अचानक से उछलकर गर्दन के पास ही गिरा। उसके बाद उन्होंने यहाँ वहाँ की थोड़ी बहुत देर बात की और फिर वो घर के काम का बहाना करके वहां से उठकर चली गई। मुझे उनकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वो मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हैं और मुझे ये बात भी हजम नहीं हो रही थी कि खाना बनाते हुए कोई गर्दन के पास कैसे जल सकता है। दीप्ति भी मुझे आजकल बहुत चुपचाप सी लगती थी। मैंने उससे कहा, दीप्ति बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो उसने कहा, ठीक चल रही है। ये कहने के लिए उसने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाया तो मैंने उसकी आंखों में नमी देखी। मैंने उससे कहा कि तुम रो क्यों रही हो? मेरी इस बात पर वो इनकार करने लगी। मैंने तुरंत ही उसे अपने पहलू में खींच लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे प्यार से पुचकारा और कहा, मेरी प्यारी बच्ची है ना, अपनी बुआ को नहीं बताएगी? क्या बात है बेटा, अगर कोई परेशानी है तो तुम बुआ को बताओ, बुआ उसे चुटकियों में हल कर देगी। तब मुझे दीप्ति ने कहा कि बुआ, सब लोग कहते हैं कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। मैंने कहा, हाँ, सब लोग सही कहते हैं। फिर वो बोली, तो फिर माँ आपसे झूठ क्यों बोल रही थी? उसकी इस बात से मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, कौन सा झूठ बोला भाभी ने? तो वो कहने लगी, मम्मी खाना बनाते हुए नहीं जली थी। मैंने कहा कि तो फिर वो कैसे जली? उसने कहा कि पापा ने उनको गुस्से में जला दिया था। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि पापा ने ऐसा क्यों किया? तो वो कहने लगी, पता नहीं, लेकिन पापा अक्सर मम्मी पर हाथ उठाते हैं
और खूब चिल्लाते हैं और कई बार तो पिटाई भी लगा देते हैं। अगर मैं कभी मम्मी को बचाने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे भी बहुत मारते हैं। इसीलिए तो मम्मी अब बीमार सी रहने लगी है, क्योंकि पापा हर वक्त मम्मी पर गुस्सा करते रहते हैं। दीप्ति की ये बात सुनकर मेरा खून खौल उठा था। भैया सबसे बड़े थे, लेकिन फिर भी उनमें इतनी अकल नहीं थी कि एक तो वो बच्ची के सामने इस तरह की हरकत कर रहे थे, इससे बच्चों की मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, और दूसरा वो अपनी पत्नी पर हाथ कैसे उठा सकते थे। मैं तुरंत ही गुस्से में दीप्ति का हाथ पकड़कर सुलेखा भाभी के घर पहुंच गई। मैंने उनसे कहा, भाभी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरी इस बात पर वो समझ गई और उन्होंने तुरंत ही दीप्ति की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि आपसे मैंने उस दिन कहा था कि आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे हमेशा साफ साफ बता दीजिएगा। इस पर भाभी कहने लगी कि मैं तुम्हें क्या बताती सुनैना, पति पत्नी के बीच की बातें आखिर मैं किसे क्या कहूँ। ये तो मेरा नसीब ही फूटा हुआ है कि मेरी शादी अजीत से हो गई। मैंने कहा, लेकिन भैया तो ऐसे नहीं थे। वो कहने लगी कि तुम्हारे भैया पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनका असली रंग निकल कर आने लगा, जिसका नतीजा तुम खुद मुझे देखकर समझ जाओ। मैंने कहा, लेकिन वो आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? वो कहने लगी, वजह ये है क्योंकि अब उन्हें मुझ में कोई रुचि नहीं रही और उनके लिए अब बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ऊपर से जब से सुमन गई है तब से तो ये आदमी यही चाहने लगा है कि जैसे सुमन विकास की जिंदगी से चली गई है, इस तरह से मैं भी उनकी जिंदगी से चली जाऊं और ये मुझसे छुटकारा पाने के बाद और भी ज्यादा खुलकर अपनी मन मर्जी कर सके। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ऐसे तो मेरी बच्ची का जीवन खराब हो जाएगा। जी तो मेरा चाहता है कि मैं इस आदमी को तलाक दे दूं, लेकिन तलाक देकर भी मैं कहाँ जाऊंगी? मायके में भी मेरा कोई सहारा नहीं है और मैं तो नौकरी भी नहीं करती हूँ। सच बताऊं तो अब मुझे अपने उस फैसले पर बहुत अफसोस होता है। शादी के वक्त मेरी सहेलियों ने मुझे बहुत समझाया था कि मैं इतनी जल्दबाजी में शादी करके बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उस वक्त उनकी बात ना मानकर घर वालों की बात मानी और उसका ही नतीजा आज मैं भुगत रही हूँ। आज अगर मैं अपने पैरों पर खड़ी होती तो मुझे ऐसे आदमी के जुल्मों को बर्दाश्त करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी पर इस सब का कितना बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ? मैंने कहा कि आप ये कैसे सोच सकती हैं कि आप अभी भी कुछ नहीं कर सकती? ये सुनकर भाभी ने मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखा। मैंने कहा कि आप अभी भी टीचर की तैयारी कर सकती हैं। अभी भी आपकी उम्र में आपको कुछ छूट मिल जाएगी। मैं भी तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पास एक से एक अच्छी किताबें मौजूद हैं। मैं आपकी मदद करूंगी और आप तैयारी करिए और फिर देखिए जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो किस तरह से आप खुद अपना और अपनी बेटी का जीवन बदल लेंगी। मेरी बात सुनकर भाभी को बहुत हिम्मत मिली। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वो कहने लगी, सुनैना तुम सच में बहुत अच्छी हो। मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे मेरी जिंदगी किसी अंधेरे में खो गई है, लेकिन तुम सच में मेरे जीवन में उजाला बनकर आई हो। उस दिन के बाद से भाभी और मैंने मिलकर अपने एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दी। उन्हें अपने घर के काम की वजह से बहुत कम वक्त मिलता था, लेकिन फिर भी वो जितना भी पढ़ पाती थी उतना पढ़ने की कोशिश करती थी। एक दिन भाभी रोती हुई मेरे पास आई। वो कहने लगी कि तुम्हारे भैया ने तो हद कर दी। उन्होंने तो अब घर में पैसे देने से भी इनकार कर दिया है, और तो और वो दीप्ति के स्कूल की फीस भी भरने से मना कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि लेकिन अचानक से भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो भाभी कहने लगी, क्योंकि तुम्हारे भैया किसी औरत के पास जाते हैं। वो उससे लगभग हर दूसरे तीसरे दिन मिलने जाते हैं और मैंने उन्हें फोन पर कुछ पैसों को लेकर भी बात करते हुए सुना है। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने सारे पैसे अब उस औरत पर ही लुटाने लगे हैं और इसी वजह से वो हमारा खर्चा उठाना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर मैं दीप्ति को पढ़ाऊंगी कैसे?
मैं अपनी बच्ची की पढ़ाई नहीं रोक सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने भाभी से कहा कि क्या आपको इस बात का पक्का यकीन है? वो कहने लगी कि हाँ, यकीन तो है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने कहा कि अब भैया को सबक सिखाने का बस एक ही तरीका है कि उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की जाए, लेकिन उसके लिए हमारे पास खुद भी कोई सबूत होना चाहिए। जब हमारे पास पहले से ही सबूत होगा तो पुलिस हमारी बात को ज्यादा सीरियसली लेगी। मैंने भाभी से कहा कि आप भैया पर नजर रखिए और जब वो घर से बाहर निकले तो आप भी फटाफट तैयार हो जाइएगा। हम उनका पीछा करेंगे और देखेंगे कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। अगले दिन हमने ऐसा ही किया। शाम के वक्त भैया खूब अच्छे से तैयार होकर अपनी बाइक से कहीं निकल गए। हम भी तुरंत ही टेम्पू से पीछा करते हुए उस तरफ निकल गए जिधर भैया जा रहे थे, लेकिन क्योंकि भैया काफी तेज बाइक चला रहे थे, इस वजह से वो एक मोड़ पर जाकर हमसे बिछड़ गए। हम वहीं पर उतर गए। काफी देर तक आसपास ढूंढने के बाद हमें एक मकान के बाहर भैया की बाइक खड़ी हुई दिखाई दी, लेकिन जैसे ही हम लोग उस मकान के पास पहुंचने वाले थे तभी भैया उस मकान से बाहर आ गए। वो बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने तुरंत ही बाइक स्टार्ट की और वो वहां से चले गए। अब ये बात तो पक्की थी कि भैया जरूर किसी के पास आ रहे हैं, लेकिन वो कौन है और ये मकान किसका है, हमें कुछ भी नहीं पता था। मैंने भाभी से कहा कि हमें एक बार चलकर देखना चाहिए कि भैया यहाँ पर किससे मिलने के लिए आते हैं। तो भाभी कहने लगी, लेकिन अगर हम उस औरत से मिलेंगे और उसे कहेंगे कि वो मेरे पति से रिश्ता क्यों रखती है, तो क्या वो मान जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो तो तुम्हारे भैया को सब कुछ बता देगी और फिर तो वो आदमी सतर्क हो जाएगा और हमें उसके खिलाफ कोई भी सबूत ही नहीं मिलेगा जो हम उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सके। मुझे भाभी की बात बिल्कुल ठीक लगी, क्योंकि भला वो औरत हमारा साथ क्यों देगी? वो तो भैया के जैसे ना जाने कितने ही मर्दों को अपने जाल में फंसाए हुए होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐंठ सके। मैंने भाभी से कहा, तो फिर ठीक है, अब अगली बार भैया जब अच्छे से तैयार होकर घर से निकले तो हमें तुरंत ही पहले ही तैयार होकर निकलना होगा। इसलिए हमने एक टैक्सी वाले से बात कर ली और उसे ज्यादा दाम देते हुए उससे ये बात पक्की कर ली कि हमारे बुलाते ही वो तुरंत आ जाएगा। 3 दिन के बाद भैया फिर से निकले और हम भी तुरंत ही पीछे गए। भैया के जाते ही हम भी दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर गए, लेकिन वहां पर तो दरवाजा बिल्कुल बंद था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। फिर हमने यहाँ वहां देखना शुरू किया, तो जब बालकनी से पीछे की तरफ मुड़कर हम लोग गए तो वहां पर एक खिड़की थी जो कि हल्की सी खुली हुई थी। हमने बहुत हल्का सा धक्का देकर उसे थोड़ा सा और खोला और फिर जैसे ही अंदर का नजारा हमारी आंखों के सामने आया तो हम दोनों के होश उड़ गए थे। भाभी की आंखों से तो आंसू बहने लगे थे और मैं शर्म से भर गई थी, क्योंकि मैंने भैया को उस हालत में देख लिया था जिसमें मुझे उन्हें कभी भी नहीं देखना चाहिए था। भैया को शर्म नहीं आई भाभी को धोखा देते हुए। इस वक्त भैया बहुत खुश लग रहे थे क्योंकि वो अपनी इच्छा पूरी कर पा रहे थे, लेकिन तभी एक औरत की रोते हुए कुछ कहने की आवाज आई। वो काफी ज्यादा रो रही थी, जिस वजह से वो क्या कह रही थी हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन फिर हमने उसके सिर्फ जुड़े हुए दोनों हाथ देखे। शायद वो किसी तरह की भैया के सामने भीख मांग रही थी। ये देखकर हम चौंक गए। इसका मतलब ये था कि भैया उस औरत के साथ जबरदस्ती ये सब कुछ कर रहे थे। वो औरत मजबूर थी। ये देखकर तो मुझे भैया से घृणा होने लगी। भाभी भी बोली, ये आदमी इतना गिरा हुआ हो सकता है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। न जाने बेचारी ये कौन औरत है जो इस आदमी के चुंगल में फंस गई है और ये उसका भरपूर फायदा उठा रहा है। तभी भैया ने अचानक गुस्से से उस औरत के ऊपर हाथ उठाया और शायद उसके बालों को कसकर पकड़कर खींचा और उसे धमकाते हुए बोला कि खबरदार, जो मेरे खिलाफ गई, चुपचाप मैं जैसा कहता हूँ वो करती जा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं भी तेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, समझी ना? और फिर मेरे खिलाफ जाने का
अंजाम क्या हो सकता है ये तो तू अच्छे से ही जानती है। ये कहते हुए भैया ने उस औरत को दूसरी तरफ पटक दिया और अपने चेहरे पर विजयी मुस्कान लेकर वो अपने कपड़े ठीक करके कमरे से बाहर निकल आए और तुरंत ही उतरकर बाइक से चले गए। भाभी ने कहा कि सुनैना, हमें इस औरत से मिलना चाहिए। न जाने बेचारी कौन है जिसका ये गिरा हुआ आदमी फायदा उठा रहा है। हमें इसे भी बचाना होगा, नहीं तो ये आदमी इस औरत को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। मुझे भाभी की बात ठीक लगी, इसीलिए मैं तुरंत ही भाभी के साथ उसके दरवाजे पर पहुंची। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद जैसे ही दरवाजा खुला तो हमने सामने वो देखा जिसके बारे में हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। हम दोनों पर तो जैसे बिजली ही गिर गई थी। ऐसा लगा कि जैसे जमीन हिल गई हो। हमारे हाथ पैर कांपने लगे थे। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम घर पहुंचे, लेकिन हमें नहीं पता था कि घर पहुंचने के बाद हमें एक और बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगने वाला था। एक ही दिन में हम पर इतनी बार बिजली गिर चुकी थी, इसके बारे में हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। मैं जैसे ही घर पहुंची, मुझे अपने भैया विकास के कमरे से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी रही थी। मैंने जब कमरे में झांक कर देखा तो विकास भैया उस वक्त एक लड़की के साथ बैठे हुए थे। वो दोनों खूब जोर जोर से हंस रहे थे और भैया उस लड़की को रिझाने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़की मेरी मरी हुई भाभी के बारे में पूछने लगी तो भैया ने आगे जो कहना शुरू किया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। भैया कहने लगे, ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खातिर ही तो किया है। देखा तुमने कि मैं कितना दिमाग वाला हूँ। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अगर मैं उस औरत को खुद से तलाक देता तो वो कभी भी मेरी जान नहीं छोड़ती, और ऊपर से हो सकता है मुझ पर पुलिस केस हो जाता और फिर तो मुझे उसे कंसेशन के पैसे देने पड़ते, उसका आधा खर्चा उठाना पड़ता। लेकिन मैंने जो तरकीब अपनाई उससे वो अपने आप मेरी जिंदगी से चली गई और मुझे कोई नुकसान भी नहीं उठाना पड़ा। इस पर वो लड़की कहने लगी कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि तुमने ये सब इतनी आसानी से कर लिया, लेकिन तुमने ये किया कैसे? भैया बोले कि मैंने बहुत दिमाग लगाया और फिर मैंने सुमन को खाने में कुछ ऐसी दवाइयाँ देना शुरू किया जिससे उसे ये लगे कि वो दिन ब दिन बीमार पड़ रही है। फिर मैं उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर गया और वहाँ मैंने डॉक्टर को पैसे देकर उसकी ऐसी रिपोर्ट बनवाई जिससे ये साबित हो जाए कि वो बस कुछ महीनों की मेहमान है और वो कभी ठीक नहीं होने वाली। मैं सुमन को बहुत अच्छे से जानता था कि वो मुझे बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। वो बीमारी जो उसे कभी थी ही नहीं, लेकिन इधर मैं उसे ऐसी दवाइयाँ लगातार देता रहा जिससे उसे बहुत तकलीफ हो और उससे वो तकलीफ झेली ना जाए। और फिर एक दिन उसने खुद वही फैसला किया जो मैं चाहता था और बस फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई। और आज देखो, मैं आराम से तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता हूँ। अब हम दोनों के बीच में कोई भी रुकावट नहीं है। ये कहते हुए भैया और वो लड़की एक हो गए। मैं तुरंत ही वहां से पीछे हटी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे दोनों भाई इतने गिरे हुए निकलेंगे, लेकिन अब मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि इन लोगों में से किसी ने भी रिश्ते की लाज नहीं रखी थी और इसीलिए अब इन्हें इनके किए की सजा दिलाने का वक्त आ चुका था। हम लोग तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचते ही जैसे ही सीनियर इंस्पेक्टर ने मेरे साथ आए हुए शख्स को देखा तो वो भी हैरान रह गए। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने उनसे कहा, जी इंस्पेक्टर साहब, मेरी भाभी सुमन जिंदा है। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। वो कहने लगे, इसका मतलब आप समुद्र में डूबी नहीं थी? तो मैंने सुमन भाभी से कहा कि कम से कम अब तो आप सब कुछ सच सच बताइए। उसके बाद मेरी भाभी सुमन ने जो कुछ भी बताना शुरू किया उसे सुनकर पुलिस स्टेशन में मौजूद हर शख्स के होश उड़ते चले गए। और ना सिर्फ पुलिस बल्कि मैं और सुलेखा भाभी भी उनकी कहानी सुनकर रो पड़े थे। सुमन भाभी ने बताया कि उन्हें जब ये पता चला कि उन्हें ऐसी गंभीर बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, तो उन्हें अपने बच्चे और पति के लिए बहुत डर लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे उस बीमारी की वजह से उनके शरीर में दर्द बढ़ता जा रहा था,
जिसे वो सहन ही नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर मैं घर पर रही तो कभी ना कभी तो मेरे पति और बच्चों को मेरी बीमारी के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि मैं कब तक अपनी तकलीफ को उनसे यूं छुपा कर रखूंगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा पा लूंगी। उसके बाद मैं अपने पति के नाम एक आखिरी नोट लिखकर समुंदर की तरफ निकल गई। लेकिन मैं जैसे ही समंदर में कूदने वाली थी कि तभी वहां एक लड़की ने आकर मुझे बचा लिया। वो मुझे शांत कराकर अपने साथ अपने घर ले गई। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई तो उसने कहा कि तो अब तुम क्या करोगी? मैंने कहा करना क्या है, जब तक ऊपर वाले ने जिंदगी दी है एक एक दिन काट लूंगी। उसके घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि अचानक से मेरे शरीर में जो दर्द उठता था वो उठना बंद हो गया था। ये शायद ऊपर वाले का चमत्कार था या कुछ और, पर मैं बहुत खुश थी। इसलिए कुछ दिनों बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं अब वापस अपने पति के पास लौट जाऊंगी। यही सोचती हुई मैं अपने घर की तरफ निकल गई कि तभी रास्ते में मैंने विकास को एक औरत के साथ देखा। मैंने जब उनका पीछा किया तो वो एक होटल में जा रहे थे। मैं उस होटल में भी गई और फिर मैंने उन्हें जिस हालत में वहां पर देखा उसे देखकर मैं पूरी तरह से टूट गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे कुछ महीने दूर रहने पर मेरा पति मुझे इतनी जल्दी भूल गया। उसने इतनी जल्दी दूसरी औरत से रिश्ता जोड़ लिया। ये सोचकर मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं विकास के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, लेकिन अपने बच्चों को मैं उसके पास बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। घर लौटकर जिस लड़की ने मुझे बचाया था, जिसका नाम अनन्या है, मैंने उससे सारी बात कह डाली तो उसने मुझे यही कहा कि लेकिन अगर अब मैं अपने बच्चों को वापस लेने के लिए गई तो हो सकता है पुलिस उल्टा मुझे ही पकड़ ले, क्योंकि खुद की जीवन लीला लेना कानूनन जुर्म है और फिर तो मुझे सजा हो जाएगी। ये सुनकर मैं घबरा गई थी, क्योंकि मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता था। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस लड़की ने मुझे राय दी कि मैं फिलहाल कोई नौकरी ढूंढ लूं और कुछ सालों तक इंतजार करूं। जब ये मामला अपने आप ठंडा हो जाएगा तब मैं सामने से जाकर अपने पति से इस बारे में बात कर लूं। उसने मुझे समझाया कि अगर तुम्हारा पति ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि उसे बच्चों से भी शायद ही है जो कोई खास लगाव होगा, इसीलिए हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारे बच्चे आसानी से दे दे। मुझे उस लड़की की बात बिल्कुल ठीक लगी, इसलिए मैंने उसके साथ ही रहने का फैसला कर लिया और फिर कुछ जगहों पर नौकरी ढूंढना शुरू किया। इस बीच मैंने ये नोटिस किया था कि वो लड़की चरित्र की ठीक नहीं थी। उसका आए दिन नए नए आदमियों के साथ उठना बैठना था। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस सब से क्या है, मैं अपनी जगह ठीक रहूंगी। बाकी जिसकी जैसी जिंदगी, जो जिस तरह से जीना चाहे। कुछ दिनों के बाद मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। अभी मुझे वहां पर काम किए हुए 1 महीना हुआ होगा कि एक दिन उस फैक्ट्री के मालिक ने मुझे गलत नीयत से पकड़ लिया। उस दिन तो जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाकर मैं उसके चुंगल से छूट कर आ गई, लेकिन उस दिन की घटना ने मेरा आत्मविश्वास तोड़कर रख दिया था। अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कहीं भी नौकरी करूं। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि इस दुनिया में हर तरफ जानवर ही जानवर भरे पड़े हैं। अनन्या को जब मैंने ये बात बताई तो उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ कोई भी तब तक तुम्हारी मदद नहीं करेगा जब तक तुम उसका कोई मतलब पूरा ना करो, और इसीलिए तुम्हें इन सब चीजों के लिए तैयार रहना होगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ और मैं ये सब नहीं कर सकती। अनन्या कहने लगी, तो फिर ये बताओ कि अगर नौकरी नहीं करोगी, घर बैठी रहोगी, तो अपना जीवन कैसे काटोगी? उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने उससे कहा कि एक बार तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी, अब एक आखिरी बार और मेरी मदद कर दो और मुझे इज्जत की नौकरी दिलवा दो। तो उसने मुझसे कहा कि मेरी पहचान में एक आदमी है जिसकी बहुत जगहों पर सोर्सेज है, मैं उससे तुम्हें मिलवाती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। उसकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। अगले ही दिन वो उस आदमी को जब घर पर लेकर आई तो मैं दंग रह गई,
क्योंकि वो और कोई नहीं, अजीत जेठ जी थे। उन्हें देखकर जितना मैं हैरान हुई थी, उससे कहीं ज्यादा वो शॉक्ड रह गए थे। उन्हें देखते ही मैं घबरा गई। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए कि वो विकास को इस बारे में कुछ भी ना बताएं और ना ही किसी और से कुछ कहें, क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहती। उसके बाद मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। इतने दिनों से मैं अपने बच्चों से भी नहीं मिली थी। बच्चों को मिलने की इच्छा ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था और अजीत जेठ जी को अपने सामने देखकर मेरी यही इच्छा और भी ज्यादा बढ़ गई। मुझे उनमें एक जरिया नजर आने लगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मुझे एक बार ही सही, लेकिन मेरे बच्चों से मिलवा दे। मैं अपने चेहरे को छुपा कर रखूंगी और कुछ बोलूंगी भी नहीं। जेठ जी ने मुझसे वादा किया कि वो मुझसे मेरे बच्चों को जरूर मिलवाने लाएंगे और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे खर्चे भर के पैसे वो मुझे घर आकर ही दे दिया करेंगे। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मेरी तो सारी टेंशन ही दूर हो गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब मेरे जीवन में कौन सा तूफान आने वाला था। अगले दिन ही जेठ जी मेरे कमरे पर आए और उन्होंने मेरे सामने ये शर्त रखी कि वो मेरी मदद तभी करेंगे जब मैं भी उनकी इच्छा को पूरा करूंगी। पहले तो मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन जब उन्होंने अपने इरादे मुझे बताए तो मैं होश खोने लगी। मैंने उनसे कहा कि आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बहू हूं और आप मुझ पर गलत नजर डालते हैं। लेकिन वो कहने लगे कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, और फिर मैं तो तुम्हारी कितनी बड़ी मदद करूंगा, तो क्या उसके बदले में तुम ये भी नहीं कर सकती? और अब कौन सा तुम्हारा विकास से रिश्ता रहा है जो तुम मेरी बहू हो? मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उस आदमी पर तो हैवान सवार था। उसने मुझे धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मेरी सच्चाई सबके सामने ले आएगा और फिर मुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर तो मुझे मेरे बच्चे भी नहीं मिलने वाले। ये सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई और फिर उसके बाद वो आदमी लगभग हर दूसरे तीसरे दिन मेरा फायदा उठाने लगा। मैं हर बार उसके आगे हाथ जोड़ती, उससे मिन्नतें करती, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। पिछले कई महीनों से वो मेरे साथ वो सब कर रहा था, लेकिन उसने एक बार भी मुझसे मेरे बच्चों को नहीं मिलवाया। हर बार वो मुझे अगली बार मिलवाने का बहाना बनाकर चला जाता था। भाभी की पूरी बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में नमी आ गई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक औरत जिसे अब तक हर कोई मरा हुआ समझ रहा था, उसका इस तरह से फायदा उठाया जा रहा था। या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अपनी ममता की कीमत चुका रही थी। उसके बाद मैंने इंस्पेक्टर साहब को बताया कि मेरी भाभी को कोई भी बीमारी नहीं थी। ये सुनते ही सुमन भाभी मुझे हैरानी से देखने लगी। मैंने उनसे कहा, हाँ भाभी, दरअसल भैया किसी और लड़की के चक्कर में थे और वो आपसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आपकी सारी रिपोर्ट्स झूठी बनवाई थी। और तो और उन्होंने आपको ऐसी दवाइयां दी जिससे आपको हद से ज्यादा तकलीफ हो, इतनी कि आप उस दर्द को झेल ना पाएं और इस तरह का कदम उठा लें। और फिर आपने ठीक वही किया। मैंने तुरंत ही पुलिस को वो वीडियो भी सौंप दिया जो मैंने उस वक्त बनाया था जब भैया अपनी उस मासूका के सामने अपनी डींगे हाँक रहे थे। भाभी फूट फूट कर रो रही थी। वो कहने लगी कि मेरी एक बेवकूफ़ी ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने कहा कि लेकिन इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ भैया का किया धरा है। और तो और बड़े भैया भी इंसानियत के नाम पर कलंक निकले। उन्होंने तो रिश्तों की मर्यादा की भी लाज नहीं रखी। आपकी मदद करने की बजाय वो तो उल्टा आपका फायदा उठाने लगे। मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि मेरी भाभी ने जो भी कदम उठाया था वो बस मजबूरी में की गई एक बेवकूफ़ी थी। पुलिस ने भी इस बात को समझा और फिर वो हमें लेकर हमारे घर पहुंची। उन्होंने तुरंत ही विकास भैया को गिरफ्तार कर लिया। विकास भैया ने जब सुमन भाभी को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखा तो उनके होश उड़ गए थे। इसीलिए वो एक बार फिर से अच्छा बनने का नाटक करने लगे और ऐसे दिखाने लगे कि जैसे सुमन भाभी को जिंदा देखकर वो बहुत खुश हैं। मैंने भैया से कहा कि आपकी पूरी सच्चाई अब खुल चुकी है, इसीलिए अब ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
पुलिस ने अजीत भैया को भी गिरफ्तार कर लिया और फिर जब उनकी मेडिकल जांच हुई तो उसमें उनकी करतूत साफ साफ खुलकर आ गई थी। मैंने अपने जीवन में पहली बार आदमी का ऐसा घिनौना रूप देखा था। मुझे शर्म आती है कि मेरे दोनों भाई ऐसे नीच और गिरे हुए निकले। अगर मेरे माँ बाप आज जिंदा होते तो वो भी शर्म से डूब कर मर जाते। दोनों भाइयों की ऐसी करतूत से हमारे घर में मातम छाया हुआ था। भाभियों का तो रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं। किसी दूसरे इंसान की बुराई को आप अपने कंधों पर भला क्यों ढो रही हैं? इसीलिए आप अपने अतीत को पीछे छोड़िए और अपने बच्चों में अपनी खुशियां ढूंढिए। मेरी बात दोनों भाभियों को समझ आ गई। कुछ ही समय के बाद हमारा पेपर हुआ और मेरी और सुलेखा भाभी की नौकरी लग गई। हमारे घर में एक बार फिर से खुशियां आ गई थीं। सुलेखा भाभी और मैं अपने पैरों पर खड़े होकर बहुत खुश थे। अब मैं सुमन भाभी और उनके दोनों बच्चों का पूरा खर्चा उठा रही हूँ, लेकिन साथ ही भाभी ने भी एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया है। हमारे जीवन से अब सारा छल कपट दूर चला गया है और हम सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें।